नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार एनडीए खेमे में चले गए हैं। महागठबंधन उन्होंने छोड़ दी है और उन तमाम आशंकाओं, संभावनाओं जो आप कहें, उस पर एक तरह से मोहर लगा दी है। यहां से मैं इस पूरे सवाल को उठाना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार को मिटाकर मानेगी बीजेपी? बीजेपी के निशाने पर महागठबंधन है। नीतीश को सीएम बनाना उसका मकसद नहीं है। ये बात इस बात को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार ने पाला जरूर बदला है, लेकिन क्या उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का अंत नहीं कर लिया है? क्या महागठबंधन से टूटकर या छूटकर एनडीए के खेमे में जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका को खत्म नहीं कर लिया है? कहा नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन खड़ा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 150 सीटों पर समेट रहे थे। वो नीतीश कुमार फिर से नरेंद्र मोदी जी के खेमे में जा बैठे। आखिर क्यों और कैसे? क्या इस बात को ऐसे समझा जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नीतीश कुमार को के लिए दरवाजे खिड़की बंद करने की बात कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी ने आखिर नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खिड़की क्यों खोल लिए? पलटू राम नीतीश कुमार हैं हुए या बीजेपी हुई? लेकिन प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बीच बहुत पुरानी अदावत रही है और हर मौका खोजना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार के करियर को नेस्तनाबूद कर दें। हमने जानबूझकर एक तस्वीर लगा रखी है दाहिनी तरफ। ये तस्वीर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये तस्वीर 2009 की है, लुधियाना की है। उसके तुरंत बाद 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई थी, जब नीतीश कुमार ने पूरे बीजेपी के नेताओं को, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे, सब लोग थे, उनको न्योता दिया था कि भोज पर आइए। और यही वो तस्वीर है जो तस्वीर अखबारों में छप गई थी। अखबारों में छप जाने के कारण नीतीश कुमार इस रूप में छपी थी, विज्ञापन देकर बीजेपी ने छपवाया था। इस पर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे। उन्होंने वो पूरी दावत कैंसिल कर दी, किसी को नहीं खिलाया, दिया गया भोज वापस ले लिया। ये वही तस्वीर है। और नीतीश कुमार ने जब नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था तो एनडीए छोड़ने की घोषणा की थी। नीतीश कुमार हर समय नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर खिंचाने में बचा करते रहे। नरेंद्र मोदी के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा करते थे। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने मुजफ्फरपुर की सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही खराबी है, उन्होंने जीतन राम मांझी का नाम लिया था। कहा था कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। और इस तरीके से मुझे पहले लगता था ऐसा वैसा कहते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट है। तब नीतीश कुमार ने इसे पूरे बिहार में मुद्दा बनाया था कि बिहार के डीएनए का अपमान किया गया है। लगातार खून से लिख करके चिट्ठी भेजी गई थी, लाखों लोगों के सिग्नेचर थे कि नीतीश कुमार हमारा डीएनए टेस्ट कर लो, तो हमारा डीएनए टेस्ट कर लो। ये लगातार प्रतिक्रियाएं आई थी। मैं इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे चैनल पर भी आ रही हैं, मैं लेना चाहता हूं। अरे प्रेम जी,
आपको तो पलटू राम पे बड़ा भरोसा था। आता हूं आता हूं जवाब ले देने के लिए बैठा हूं। विल दिस इम्पैक्ट ऑन इंडिया अलायंस, क्या इसका इंडिया अलायंस पर असर पड़ेगा? अ, अच्छा हुआ पलटू राम चला गया, ही डजंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ यूपीए अलायंस। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम किसी के हित को अहित को समझ करके बताते हैं, हम उसके उसकी व्याख्या करते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी, और इसकी उम्मीद नहीं थी तो इसकी वजह थी कि नीतीश कुमार को एनडीए में मिलेगा क्या, नीतीश कुमार क्या पा लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, और मुख्यमंत्री ये आगे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। और लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की शर्त रख करके वास्तव में तेजस्वी यादव के करियर पर कट शॉट लगाने का, उसको छोटा करने का प्रयास किया। लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हुए कि हम असेंबली भंग कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप पहले मौका लीजिए, आपको हम सेंटर में भी राजनीति का अवसर दे रहे हैं, आगे आप तेजस्वी यादव के लिए जगह छोड़िए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। नीतीश कुमार कभी भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार आज तक नहीं हुए हैं। बीजेपी के साथ भी उन्होंने जो गठबंधन किया, जैसे अपना टर्म निभाया, उसके बाद मौका देखते ही उन्होंने जगह छोड़ दी थी, कुर्सी पाला बदल लिया था। तो कोई संभावना, कोई लॉजिक नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, क्योंकि दो तीन बातें क्लियर है, वो होकर रहेंगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने अपने पाले में नहीं लिया है। इस बार फैसला नीतीश का नहीं है, फैसला बीजेपी का है। बीजेपी, उसने अपने दरवाजे खोले हैं। पलटू राम बीजेपी है जिसने नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया है, और मकसद सिर्फ एक है, महागठबंधन को तोड़ना, महागठबंधन की संभावनाओं को खत्म करना, खारिज करना, कमजोर करना। अब ये प्रश्न है कि क्या महागठबंधन की संभावनाएं खारिज हो जाएंगी? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में रहते तो ये बहुत जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग गठबंधन था, और बीजेपी की एक नहीं चल रही थी। और यही बात है जिस वजह से राम लहर पर बीजेपी को भरोसा नहीं हुआ, बीजेपी को मोदी मैजिक पर भरोसा नहीं हुआ, बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत और उनके साथ गठबंधन पर भरोसा हुआ। क्यों? क्योंकि विपक्ष की ताकत को कमजोर करके वो अपनी ताकत को बढ़ाने की नीति पर चल रहे थे, चलना शुरू किया उन्होंने, और उस बात को कि हम नीतीश के लिए दरवाजा बंद कर चुके हैं, उस बात को वो भुला गए। अब उनके कई मकसद पूरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी कई मकसद पूरा करेगी। एक तो नीतीश कुमार को मिटा देने की का मकसद, क्योंकि नीतीश कुमार इस लोकसभा चुनाव से आगे मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाएंगे, अगर बने रहते भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे इसमें भी संदेह है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। अब उस प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या महागठबंधन को इसका नुकसान होगा? याद कीजिए, विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे, और एनडीए में रहते हुए आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने मिलकर जबरदस्त विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ी, और उस चुनाव में कुछ एक सीटों पर बहुत कम मार्जिन से, जो अंतिम समय में डीएम लेवल पर फर्क लाया जाता है, उसका फायदा मिला बीजेपी को, नीतीश कुमार को, और वो विपक्ष में रह गए, सत्ता में आने से बच गए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटों पर आ गई। नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया था, लेकिन एनडीए में गठबंधन में रहने के कारण और सिचुएशन होने ऐसी थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा, वरना बीजेपी बदला ले चुकी थी नीतीश कुमार से। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में खंजर भोंक दिया था। इसके बाद यही कारण था कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मौका रहते हुए छोड़ा था। उनकी शिकायत ही यही थी,
उनका दर्द ही यही था कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को यानी जेडीयू को उसकी पीठ में खंजर भोंका है, हमें चुनाव में हरवाया है, एलजेपी के चिराग पासवान के माध्यम से उनको खड़ा करके हमें सीटों पे हरवाया है। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, न तो उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। बीजेपी का एकमात्र मकसद नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर महागठबंधन को कमजोर करना है। लेकिन महागठबंधन इससे क्या कमजोर होगा, इस बात में तो अब शायद ही शक शुबहा रह गया है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। न तो बीजेपी वाले उनकी क्रेडिबिलिटी मानते हैं और न इंडिया गठबंधन में कोई क्रेडिबिलिटी मानने को तैयार है। ये क्रेडिबिलिटी का ही फैक्टर था कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए जा सके। लालू प्रसाद ने निश्चित रूप से राजनीति की नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, उनको संयोजक बनने से रोका। लेकिन सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद क्या पूरे गठबंधन के नेता हैं कि उनके कहने से सब मान गए? भाई ममता बनर्जी ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, मुलायम सिंह क्षमा कीजिए अखिलेश यादव जी ने विरोध किया, सब दूर रहे, नीतीश कुमार के पक्ष में कोई नहीं आया। कोई भी कांग्रेस के अलावा कोई भी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं था। लेकिन कांग्रेस अकेले उनके नाम को इंडोर्स क्यों करती? फिर भी कांग्रेस ने इंडोर्स किया कि संयोजक के रूप में उनको बनाया जाए। तो जो उपस्थित पार्टियां थी उसने उसको हामी भरी, मगर नीतीश कुमार ने कहा कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं है बैठक में, तो उनके सहमति के बिना हम नहीं बनेंगे। ये उनकी अनएक्सेप्टेबिलिटी थी। नीतीश कुमार को लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये उनकी क्रेडिबिलिटी फैक्टर है। तो अब क्रेडिबिलिटी फैक्टर शून्य है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को एकजुट रख सकेंगे, इसमें संदेह है। कि नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने का फैसला क्यों लिया, मैंने आज सुबह भी बताया था कि नीतीश कुमार के कई सांसद, उनकी पार्टी के कई सांसद ऐसा चाहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब हम हमारे जीतने के चांसेस होंगे। ये सारे सवर्ण सांसद थे। तो वो सांसद जो बीजेपी के साथ चुन करके लड़ करके अपना भविष्य देख रहे थे, और कुछ ऐसे सांसद जो आरजेडी के साथ मिलकर के अपना भविष्य देख रहे थे, यानी जेडीयू जो अब तक कभी आरजेडी और कभी बीजेपी को साध कर राजनीति कर रही थी, आज वही फैक्टर नीतीश कुमार के अगेंस्ट में चला गया। नीतीश कुमार की पार्टी बट गई, कुछ का रुख बीजेपी की ओर, कुछ का रुख आरजेडी की ओर। और अब मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? नहीं रह सकते। आप अभी शपथ ग्रहण चुके वो मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने से राज्यपाल विधानसभा भंग भी कर सकते हैं और नई सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर सकते हैं और नई सरकार के लिए उनको बुला भी सकते हैं। लेकिन बहुमत तो साबित करना होगा। बहुमत साबित करने के वक्त बहुत बड़ा खेल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, आपको जीतन राम मांझी, ये लोग नीतीश कुमार को नहीं पसंद करते। इनके एमएलए आरजेडी के संपर्क में हैं। इसके अलावा निर्दलीय है, एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार हैं, विधायक हैं। तो कुल मिला के संख्या बल लालू प्रसाद के साथ ललन सिंह 12 एमएलए लेकर के मिल चुके हैं। तो अगर ये चीजें लालू प्रसाद ने, चूंकि लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए जीतन राम मांझी को भेजा है प्रस्ताव कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे आपको। तो ये सारी कवायद भी आरजेडी की तरफ से हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुमत जुटाना आसान नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास खरीद फरोख्त की क्षमता ज्यादा है, वो विधायक ज्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन क्षमता होने से क्या है? भारतीय जनता पार्टी की रुचि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रुचि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने में नहीं है कि उनके लिए वो खरीद फरोख्त करेंगे। बीजेपी अगर किसी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाए तो उसको प्रेफर करेगी, क्योंकि वैसी स्थिति में
पूरा प्रशासन उसके हाथ में होगा, बीजेपी के हाथ में होगा, बीजेपी के कमांड में होगा। अगर लालू प्रसाद ने बहुमत साबित होने नहीं दिया तो ये नीतीश कुमार की सियासत का, उसके करियर का एक तरह से अंत हो जाएगा, फिर कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे, ये बात है। और उसके बाद ये भी मैं नहीं कहता कि जवाब में तेजस्वी यादव आएंगे और बहुमत साबित कर देंगे, ये मौका बीजेपी देगी, क्योंकि आने वाले समय में डिपेंड करता है, राज्यपाल के रुख पर डिपेंड करता है। और हाँ, स्पीकर चूंकि आरजेडी का है, इसलिए आरजेडी के फेवर में भी बहुत सारी बातें होंगी। अभी खेल बहुत बचा हुआ है, खेल बहुत बाकी है, लेकिन जो सियासत बीजेपी ने की है उसका इकलौता मकसद महागठबंधन को कमजोर करना है। महागठबंधन कमजोर होता है तो राष्ट्रीय राजनीति में उनको फायदा होगा। अब ये बात है कि क्या महागठबंधन वास्तव में कमजोर होगा? अब हालात ये हैं कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जाहिर बात है। और जेडीयू जहां जहां से उम्मीदवार होगा, जेडीयू के जीतने के चांसेस तो आप शून्य रखिए। मैं सिर्फ जेडीयू की बात कर रहा हूं, अभी बीजेपी की नहीं कर रहा हूं। जेडीयू 16 सीटों से कम मांगेगी नहीं, पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वही फॉर्मूला चल रहा है। और इन 17 सीटों पर जीत के लिए नीतीश कुमार को नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि देश का जो अकलियत तबका है, जो मुस्लिम तबका है, जो आरजेडी के साथ हर विपरीत परिस्थितियों में रहा है, उनके सेकुलरिज्म को पर विश्वास किया है, उन सब का रुझान अब बिल्कुल पलट चुका है। वो जहां कांग्रेस रहेगी, जहां आरजेडी रहेगी, वहीं पर बिहार के मुसलमान वोटर्स रहेंगे। और निश्चित रूप से जेडीयू को वो सीटें मिल रही हैं बीजेपी के साथ गठबंधन में जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं। शहर की सीटें और जो बीजेपी की अपने प्रभाव वाली सीटें हैं वो जेडीयू को नहीं मिलने वाली हैं। तो जेडीयू को वो सीटें मिलेंगी जहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है, और मुस्लिम वोटर्स जेडीयू के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से जेडीयू जो 16 सीटें हैं, 0 सीट पर आ जाएगी, 0। एक सीट भी जेडीयू के लिए लोकसभा सीट निकालना मुश्किल होगा। ये जबरदस्त लॉस। और बीजेपी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जेडीयू की ताकत बढ़ाई जाए। बीजेपी को इंटरेस्ट है कि अपनी ताकत को, पिछले बार 40 में 39 सीटें थी, इस बार नहीं होगा, उनको पता है। वो अपनी ताकत को ज्यादा 25-30 तक ले जाने की कोशिश करेगी, इससे ज्यादा उसका मकसद भी नहीं है। लेकिन 25-30 तो बहुत दूर का सपना है, ये उनकी कोशिश है। हकीकत यह है कि महागठबंधन में इस बार जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश दोनों की सरकार साझा सरकार थी, एक रोजगार का मैप खींचा, जिस तरीके से जातीय सर्वेक्षण कराया, इसका श्रेय नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश और बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार तो बहुत समय से थी, कभी जातीय सर्वेक्षण नहीं हुआ, कभी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात नहीं हुई, कभी वो जो 2 लाख रुपए देने की बात हुई है 96 लाख लोगों को, इससे पहले नहीं हुआ। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, या बड़ी संख्या में लगभग 4 लाख जो नौकरियां पिछले 7-8 महीने में दी गई हैं, इससे पहले नहीं दी गई। ये सारा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। मैं आपको तेजस्वी यादव की एक बाइट सुनाना चाहता हूं कि आज उनका फोकस ये नहीं है कि वो नीतीश कुमार की आलोचना करे, वो आज भी रोजगार के मुद्दे पर बोल रहे हैं। सुनिए। तो आज मसौली के इस गांधी मैदान में आकर के हर्ष और है कि आप इतना मान और सम्मान देने का और दायित्व और जिम्मेवारी आप लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि इसके ईमानदारी से हम लोग निभाने का, पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए।
लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जो है 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने देने का काम किया। इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं किया और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। हम सब लोग ने जो कमिटमेंट किया था उस चीज को हम लोग पूरा करें और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद और साथ मिले तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम फिर पुनः धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और क्योंकि आज का दिन कई कार्यक्रम हैं और भी अनेक जगह हमको जाना है कार्यक्रम में, तो आप लोगों ने जो प्यार दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा तेजस्वी यादव का पूरा फोकस रोजगार पर है और यही सियासत का मूल आधार होने वाला है कि बीजेपी जो नौजवान विरोधी है वो अग्निवीर योजना लाने वाली है, रोजगार नहीं देने वाली है, महंगाई बढ़ाने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर महागठबंधन चुनाव लड़ने वाला है। असर पड़ेगा, लेकिन असर इतना नहीं पड़ेगा कि बीजेपी को टक्कर न मिले। बीजेपी को जबरदस्त टक्कर बिहार में ये गठबंधन देगी, बिना नीतीश के भी देगी। अब कुछ मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। लालजी पटेल लिखते हैं, प्रेम कुमार आप कुछ भी बोलो, ये गठबंधन आगे नहीं चल सकता क्योंकि सबको अपना अपना घर देखना है। अपना घर देखना एक निश्चित रूप से प्रायोरिटी होती है, लेकिन अपना घर देखने में ही ये गठबंधन की आवश्यकता बनी है। भाई अखिलेश यादव अकेले अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ये बात समझिए। ममता बनर्जी अगर गठबंधन में, वहां एक अलग समीकरण है। ममता बनर्जी, मैंने पहले भी कहा, ममता बनर्जी ऑपोजिशन का स्पेस बीजेपी को दिया जाए इससे परहेज कर रही हैं। इस कारण से वहां एक दूसरे किस्म का समझौता देखने को मिलेगा। लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है। आप आगे देखिए, गौतम जी कहते हैं नीतीश अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनकी कोशिश तो यही है, लेकिन क्या वो नीतीश अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा पाएंगे? उनको क्या वो विधानसभा भंग करके लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात तो उनकी रही नहीं। अब वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे तब जब बहुमत साबित करेंगे, और बहुमत साबित करना एक ऐसी परीक्षा है जिसमें एक जोरदार लड़ाई होने वाली है। इसके बाद अगर बहुमत साबित हो भी जाता है तो लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको कंटिन्यू करने वाली नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला नहीं है, ये भी मानिए। इसके आगे देखिए, लगता है मोदी के पास पलटू राम का कोई सीडी है। देखिए, पलटू राम जिसको बोल रहे हैं आप, पलटू राम तो मैं दोनों को बोलता हूं, लेकिन सीडी से मतलब नहीं है। सीडी होता तो फिर छोड़ते समय भी एम्प्लॉय होता, उस चीजें लागू की गई होती। ये इस बार सुशील मोदी को फिर से बुला रहे हैं नीतीश कुमार, उनके बहुत करीबी रहे, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाएंगे ऐसा लग रहा है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की कारगुजारियां बिहार में किसी से भी पूछ लीजिए, लोगों को पता चल जाएगा, मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकता। लगता है मोदी के पास पलटू राम का सीडी है। इसके आगे मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं, क्या इंडिया अलायंस अब चल भी पाएगा? देखिए, इसको इंडिया अलायंस का मतलब क्या है? इंडिया अलायंस का मतलब है कि हर प्रदेश में, जैसे बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कम से कम ये 3 प्रदेश हैं जहां गठबंधन की सियासत ही भारतीय जनता पार्टी का जवाब है। ये 3 प्रदेश, उसके बाद उतना इम्पैक्ट नहीं है। बंगाल भी है, उसका सीमित है। पंजाब में इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले लड़े, मिलकर लड़े, 13 की 13 सीटें इन्हीं दोनों को मिल रही है, किसी तीसरे को नहीं मिल रही है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। अगर महाराष्ट्र में इंटैक्ट रहे, अगर उत्तर प्रदेश में बन जाए, अगर बिहार में अदर देन नीतीश अब चलना पड़ेगा, तो इंडिया गठबंधन है, क्यों नहीं। यूपीए का एक्सटेंशन है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, दिल्ली में भी गठबंधन होगा। इसके अलावा देखिए, अभिषेक मौर्य कह रहे हैं अभी तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुई और ना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया है, कैसे चुनौती देगा बीजेपी को।
ये बात हमेशा कही जाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता तो बहुत अच्छा होता, जितनी जल्दी चीजें होती तो उतनी अच्छी बात होती। सीट शेयरिंग भी जल्दी निपटना चाहिए था, लेकिन नहीं निपट रहा है, ये भी सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में भी ये सारी चीजें हो गई हो, ऐसा नहीं है, समय खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए लड़ाई कोई हारी नहीं गई है, लड़ाई रीशेप ले रही है, रीशेप ले रही है। सारी चीजें नए सिरे से अब होंगी। राजू वर्मा कह रहे हैं अब बहुमत आरजेडी नहीं साबित कर पाएगा, ईडी सीबीआई बाकी है। ये भी बात आपकी सही है, आरजेडी को मौका मिलेगा बहुमत साबित करने का तब तो कर पाएगा। फिलहाल तो बहुमत साबित नीतीश कुमार को करना है, तो नीतीश कुमार साबित नहीं करें इसके लिए आरजेडी चाल चलेगा। जब नीतीश की सरकार गिर जाएगी तब तो तेजस्वी को मौका मिलेगा, ये बात है। तो आगे हम ये देखते हैं कि नीतीश 2024 में खत्म, 2024 में बिल्कुल खत्म, मैं सही मानता हूं। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। जेडीयू मुस्लिम वोट काटेगी, प्रेम जी मुस्लिम कैंडिडेट देकर। मुसलमान इतने मूर्ख और बुद्धू नहीं रह गए हैं कि मुसलमान कैंडिडेट दे देने से जेडीयू को वोट दे देंगे। ये वो जमाना गया जब ऐसी सियासत जेडीयू किया करती थी। इस बार मुसलमानों का माइंडसेट डिफरेंट है। 2019 में भी मुस्लिम ने जेडीयू को दिया था वोट। मैं कह रहा हूं कि 2019 में और आज में बहुत फर्क है। 2019 में कोई भारत जोड़ो यात्रा लेकर नहीं निकला था, 2019 में कोई भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर नहीं निकला था। 2019 में तेलंगाना जैसे प्रदेश में कांग्रेस की वापसी नहीं हुई थी, कर्नाटक जैसे प्रदेश में कांग्रेस की वापसी नहीं हुई थी। ये सारी चीजें हैं, सीन बदल गया है, गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया है। राजू वर्मा जी लिखते हैं कि लालू जी अब भी सीएम पद का लफड़ा छोड़ दें, पलटू को बैठा दें, वरना 2024 में सेंटर में बीजेपी आई तो आरजेडी भी खत्म करेंगे। ये लफड़ा लालू जी का छेड़ा हुआ नहीं है, ये लफड़ा स्वयं नीतीश कुमार का छेड़ा हुआ है। नीतीश को समाप्त घोषित कर दिया। तो ये वास्तव में बीजेपी ने एक चाल चली। नीतीश कुमार परिस्थिति वश एक तरह से आत्मघाती फैसला कर बैठे। उनका करियर अब सीमित समझिए, और अब आने वाले समय में महागठबंधन नए सिरे से शेप लेगा, राजनीति नए सिरे से बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो राम और मोदी मैजिक के नाम पर जीतने का भरोसा कर जता रही थी, उनकी भी पोल खुल गई है, और वो उन्हें भी सपोर्ट चाहिए, हर जगह सपोर्ट चाहिए, तभी वो जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में लोकसभा चुनाव में अभी बहुत कुछ बाकी है। इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।